कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम एजेंडे थे जिन पर तबादले ख्याल हुआ और कई अहम लीडरान जो है इस मीटिंग में शरीक हुए। कुछ ही ऐसे लीडर हैं जो इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। वहीं इस मीटिंग का सबसे अहम एजेंडा कांग्रेस क़यादत के हवाले से भी आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के इफ्तिताही खुतबे में सोनिया गांधी ने क़यादत पर तनकीद करने को सख्त पैगाम दिया। सोनिया ने साफ साफ और अपनी बात पार्टी की आला पॉलिसी साज कमेटी की मीटिंग में रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुल वक्ती फ़ाल और बामल सदर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि 2 बरसों के दौरान पार्टी ने कोरोना और उसके अवाम, मजदूरों और मईशत पर असरात, किसानों, खवातीन, नौजवानों से जुड़े मसाइल हर प्लेटफॉर्म पर शद्दोमद से उठाया है। अक़लियतों, दलितों पर मज़ालिम, महंगाई समेत दीगर अहम मुद्दों पर भी पार्टी खामोश नहीं रही। सोनिया गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस सानहे से बीजेपी की जहनीत का पता चलता है कि वो किस तरह किसानों की तहरीक देखती हैं। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस सदर के लिए इंतखाबात सितंबर 2022 में होंगे। सोनिया गांधी के सख्त पैगाम के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत पर कोई सवाल नहीं है, उनकी क़यादत पर भरोसा है। आज़ाद ने कहा कि हमें सोनिया गांधी की क़यादत पर, लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, मीटिंग हुई और मीटिंग में सोनिया गांधी का सख्त रुख देखने को मिला। बिल्कुल, करीब 3 घंटे हो चुके हैं और अभी बैठक चल रही है। इस बैठक के ओपनिंग रिमार्क्स में सोनिया गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है जो सब रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अंतरिम अध्यक्ष हैं और एक बिल्कुल देखिए, और इस बैठक के दौरान जो उन्होंने स्पष्ट किया, सोनिया गांधी ने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए उससे ये साफ है कि उनकी तरफ से संदेश दे दिया गया है कि वो अध्यक्ष अभी हैं, क्योंकि जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि वो अंतरिम अध्यक्ष हैं और ऐसे में पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अध्यक्ष हैं और अगर किसी को बात करनी है तो सीधा मेरे से बात करें, मीडिया के माध्यम से बात ना करें। क्योंकि कुछ दिनों पहले G23 के सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सवाल किया था कि पार्टी में अध्यक्ष कौन है, ये अभी तक किसी को जानकारी नहीं है, पार्टी के फैसले कौन ले रहा है इसकी जानकारी नहीं है। उसी के जवाब में या सोनिया गांधी का जो ओपनिंग रिमार्क्स था उसमें स्पष्ट किया गया कि वो अध्यक्ष हैं और जिनसे बात करें मेरे से बात करें। दूसरी तरफ जो संगठन चुनाव की बात की जा रही है तो एक बात स्पष्ट हो गई, जिस तरह सोनिया गांधी का आज का ओपनिंग स्टेटमेंट था कि अब जो अगले चुनाव होंगे वो 2022 में चुनाव किए जाएंगे, क्योंकि जो कार्यकाल है ये 2017 से 2022 दिसंबर तक का है। तो ऐसे में जो संगठन के चुनाव है वो सितंबर या अक्टूबर में होंगे। इसकी घोषणा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के हालात है, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो या फिर जो किसान बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, उसको लेकर भी सोनिया गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का माइंडसेट दर्शाता है कि बीजेपी कैसे काम करती है, उनकी क्या कार्यशैली है। और साथ ही साथ महंगाई को लेकर भी उन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए। ये कहा जा सकता है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जो सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कब मिलेगा, पूर्णकालिक अध्यक्ष क्यों नहीं है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनको जिससे बात करनी है उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और ये भी संकेत दे दिए कि 2022 तक वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहेंगी। जी रवि, बेहद शुक्रिया आपका।
एनसी को एक और झटका लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। बुरी खबर आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर के फर्जंद हिलाल अहमद राथर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के चेयरमैन सजाद लोन की मौजूदगी में हिलाल राथर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। वेलकम करता हूं हिलाल राथर साहब को। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश हूं। हिलाल मेरे लिए एक छोटा भाई है। आज से 15 साल पहले हम एक जगह बैठे थे, चाय का कप पी रहे थे, तो मैंने इस छोटे भाई को बोला, बड़े भाई के साथ कब जाओगे? तो इसने बोला, भाई अल्लाह की कसम अगर मौका मिला तो एक दिन मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा। ये 10-15 साल की बात है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई मेरे साथ यहाँ ये जो हमारा कारवान है बदलाव का, उसमें शामिल हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैज अराइव्ड, लेट देयर बी नो डिल्यूजन्स। मुझे पता है यहाँ बहुत सूदसेयर्स हैं जो अपने एक पुराने माइंडसेट में हैं, हु रिफ्यूज टू सी रियलिटी एज इट एग्जिस्ट्स एंड वांट टू क्रिएट रियलिटी एज दे वांट टू सी इट। जो वो डिल्यूजनल लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं, वी हैव कम, वी हैव अराइव्ड एंड इंशाल्लाह वी विल कॉन्कर फॉर द बेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ JNK. Sajad Saab is a dynamic leader, as everybody knows it. Like, he has a progressive vision, and I like his work of I like his style of work. See, my dream is actually to work for the youth of this state, and the conflict has destroyed the youth. I have done my bit before also for the youth of this state, particularly Kashmir. But now the story is too big, so I need to join some political party, and who better than Sajad Saab? जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कुछ रोज से एनकाउंटर जारी है। आज की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पामपोर में आज एनकाउंटर हुआ। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर हुआ। द्रंगबल में आपको बता दें ये एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट ढेर हो गया है। आपको बता दें कि इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर थी। इलाके में दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक लश्कर तैयबा का उमर मुश्ताक हांडे एनकाउंटर में मौजूद है। बरजुला श्रीनगर में 2 पुलिस वालों की हलाकत में उमर मुश्ताक मुलव्वस था। पामपोर के द्रंगबल इलाके में जो एनकाउंटर शुरू हुआ था वो इस वक्त भी जारी है। अभी तक जो इतलात है, इस इतलात के मुताबिक अभी तक एक मिलिटेंट की मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि इलाके में एक और मिलिटेंट जो है वो अभी मौजूद है। अभी भी जो है फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, इसी इलाके में जो है एनकाउंटर जारी है। गोलियों की आवाज़ें भी सुनने को मिल रही है। ये जो इलाका है, इस इलाके को पूरी तरह मुहासरे में लिया गया है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे पर मौजूद है। ये जो ओल्ड शहर है, ये श्रीनगर कौमी शहर, जो ये ओल्ड शहर है, ये ट्रैफिक के नकल हमल के लिए बंद की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो बाद में प्रॉब्लम होती है वो ना हो। इसलिए सिक्योरिटी को तैनात किया गया है और मज़ीद जो नफरी है, नफरी को भी यहाँ तैनात किया गया है। और यहाँ जो एनकाउंटर साइट है, इस साइड से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ से जो भी मतलब लोग रहते हैं उनको सेफ जगहों पर निकाल दिया गया है ताकि कोई सिविलियन नुकसान ना हो। पुलिस की सुबह से ही कोशिश रही है कि जो यहाँ का बताया जाता है कि लश्कर का टॉप कमांडर है, उसको सरेंडर करने का ऑफ़र भी दिया गया था, ताहम उसने उस ऑफ़र को ठुकराया है। उसके बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है। अभी भी एनकाउंटर चल रहा है, गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है और ये जो इलाका है, पूरे इलाके में मुहासरा और सर्च ऑपरेशन जारी है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, ग्राउंड ज़ीरो। पामपोर एनकाउंटर के हवाले से हम आपको सुबह से ही अपडेट बता रहे हैं। वहीं इस एनकाउंटर के हवाले से IGP कश्मीर ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को ढेर किया गया है। वहीं उन्होंने ये भी अपडेट बताया कि किस तरह से लगातार पिछले कुछ रोज़ से 9 एनकाउंटर हुए, जिनमें कई मिलिटेंट हलाक किए गए। स्टोरी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें MGL लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ हटा रहे हैं हम लोग। अभी भी अंदर से फायर आया है। ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट्स हैं? 2 टेररिस्ट है, जिसमें एक उमर खांडे जो है, जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था, बागत में जो हमारे 2 पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, LET का जो कमांडर है,
उमर मुश्ताक खांडे पंपोड़ का ही है, वो भी इन्वॉल्व उसमें है। सर तो अभी आपको लगता है the situation is इस very हफ्ते अगर हम volatile, देखें sir? टोटल इनकाउंटर्स की तो हाँ। बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ यहाँ से मिल रही हैं। बिल्कुल, अभी तक में 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा हुए, थोड़ी देर में वो दोनों मारे जाएंगे। हमारे नुमाइंदे मंजूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, त्राल से हमारे साथ जुड़े हैं। मंजूर, इस एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़ा, ये जो एनकाउंटर है अभी भी जारी है। ये एक मिनट की जो कंफर्मेशन मिली है, उसके बाद जो ही फोर्सेस ने वहाँ जो डेबरीज है वो उठाने की तो वहाँ से फायरिंग आई, तो उसके बाद ये एनकाउंटर दोबारा शुरू हो गया। और ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो मिलिटेंट है वो एक बड़े मकान में है, जो 3 मंजिला मकान है, जिसको गिराने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो पुख्ता मकान है, कंक्रीट मकान है। वहाँ उस मकान में मतलब जो मिलिटेंट है वो टाइम निकाल रहा है, फोर्सेस पर रुक रुक के फायरिंग कर रहा है। अभी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जो है फायरिंग बंद हो गई है। ऐसा लग रहा है कि दूसरा मिलिटेंट है, शायद वो भी मारा गया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है। लेकिन जो बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो गोलियों की आवाज़ें हैं वो थम गई है। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल मंजूर, ये बता दें कि क्या 2 ही मिलिटेंट वहाँ पर मौजूद थे और जो मिलिटेंट हलाक हो चुका है उसकी शिनाख्त हुई है? जी मुनज़्ज़ा, जो मिलिटेंट मारा गया उसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। यही बताया जाता है कि और एक मिलिटेंट है जो अभी तक फायरिंग कर रहा था, तो ये 2 की कंफर्मेशन मिल रही थी ऑफिशियल सोर्सेज से। उमर मुश्ताक के हवाले से कोई खबर जिस पर तस्दीक हुई हो? अभी जो आईजी कश्मीर है उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी फराहम की थी कि इस इनकाउंटर में वो ये उमर मुश्ताक भी है। जो उमर मुश्ताक है ये काफ़ी मोस्ट वांटेड ये मिलिटेंट था। ये जो जनवरी के महीने में बागात वर्जला में जो फायरिंग हुई थी 2 पुलिस एहलकारों पर, ये इसी ने की थी। जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, उस सीसी फुटेज में ये इसको देखा गया था कि यही जो फैरन पहन के था, फैरन उठा के उन्होंने उन 2 पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मारे गए थे। उसके बाद इसकी शिनाख्त की गई तो, और ये काफ़ी मतलूब मिलिटेंट था पुलिस के लिए। पुलिस के मुताबिक ये बड़ी कामयाबी, पुलिस इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है। अभी तक जो मुनज़्ज़ा है, अभी लास्ट अपडेट बाकी है, जो सर्च है अभी जारी है। और जो बिल्डोजर है आर्मी का वो भी मतलब अब आहिस्ता ऐसा आगे जा रहा है। और जो इस इलाके के इर्द गिर्द जो मकानात है वहाँ फायर सर्विस को भी तैनात किया गया है, ताकि जो डैमेज है वो बाकी जो रिहायशी मकान है उनको ना हो। जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मकान है इसी पर फायरिंग की जा रही है, उसी को दबा के किए जा रहे हैं। जो बाकी बस्ती है उसको बचाने के लिए तब ये तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। नेशनल हाईवे सुबह से ही जो पुरानी शहर है उसको बंद किया गया है, ताकि ट्रैफिक की मूवमेंट है उसे एनकाउंटर में खलल पड़ सकती थी, उसको बंद किया गया था। और सिविलियन को वहाँ तक जाने की इजाजत नहीं दी थी। और जो रिहायशी इलाका है उस इलाके को भी खाली कर दिया गया है। बड़ा एनकाउंटर रात के 2 बजे से जो चल रहा है अभी भी जारी है। बिल्कुल, एनकाउंटर अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है। लगातार आपको इस हवाले से अपडेट बता रहे हैं मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाज़रीन। जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले के मेंढर सब डिवीजन में आपको बता दें 3 रोज़ से एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच 3 रोज़ से एनकाउंटर जारी है। वक्फे से इस जंगल में फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से नज़दीकी रिहाइश गाँव में खौफ का माहौल है। ताज़ा इत्तला के मुताबिक फौज ने जंगल में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुंछ के भाटा दुनिया जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर जारी है। और आपको बता दें कि रुक रुक कर गोलाबारी जो है जंगल में हो रही है। और इसी जंगल में जो सामने जो जंगल है, इसी जंगल में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और इस पूरे इलाके में जो सुरक्षा बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो है जगह जगह में बैठी हुई हैं और लगातार जो है जो दहशतगर्दों की हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। और जैसे ही वहाँ पर कोई हरकत होती है तो वहाँ पर गोलीबारी शुरू होती है। और आज सुबह के बताएं तो आज सुबह जो है यहाँ पर रॉकेट लॉन्चरों का भी इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर से भी इस एरिया को देखा गया कि कहीं दहशतगर्दों की लोकेशन मिल जाए। ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर जो है जंगल बहुत घना है और बीच में कई ऐसे नाले भी हैं जहाँ पर दहशतगर्द छुप सकते हैं। और आपको बता दें कि आज 2 दिन बीत जाने के बाद भी जो जम्मू पुंछ हाईवे है वो पूरी तरह बंद है और उस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, भाटा दुनिया, पुंछ।
इंतखाबात जब भी करीब आते हैं तो तमाम तर सियासी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट जाती हैं और ऐसे में तमाम तर सियासी पार्टियां ही एक दूसरे की तैयारियों पर हमला भी बोलते हैं, तनकीद करते हैं और बयानबाजियां भी शुरू हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के दिन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों के अमल और बयानात से सियासी घमासान में शिद्दत आ रही है। बीजेपी के जरिए ज़िमनी इंतखाबात के सभी पोलिंग बूथ पर विजय संकल्प परचम लगाने को लेकर कांग्रेस ने अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। ज़िमनी इंतखाबात के 3067 पोलिंग बूथ पर बीजेपी के जरिए विजय संकल्प परचम के नाम पर अपनी पार्टी का परचम लगाने पर कांग्रेस ने तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी का पाखंड सिर्फ इंतखाबात में अवाम को गुमराह करने का है। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि जिस मुल्क में 1000 से ज्यादा किसान अपने मुतालबात को लेकर शहीद हो गया और न जाने कितने घर हुजूम तशद्दुद में बर्बाद हो गए, वो कौन से विजय संकल्प की बात कर रही है? इस मुल्क में तिरंगे से बड़ा कोई झंडा नहीं है। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि बीजेपी ने 4 सीटों पर कामयाबी का अहद किया है और बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा है। बीजेपी अवाम की फलाह, लोगों की भलाई और समाज के हर तबके की भलाई के है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने सिर्फ विनाश किया है। पहले 50 साल, उसके बाद 15 महीने में जो रियासत की बर्बादी हुई है वो कभी भूली नहीं जा सकती। भलाई के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ कांग्रेस वो है जिसने केवल विनाश किया, पहले 50 साल और बीच में 15 महीने। सारी एक एक योजना जो लोगों के भलाई और कल्याण के लिए थी, गरीबों की, किसानों की, बेटा बेटियों की, माताओं बहनों की, सब बंद कर दी थी। संबल से लेकर सारी योजनाएं बंद थी उसकी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कमलनाथ जी जैसे नेता, उनको विकास और जन कल्याण से लेना देना नहीं है। ये साफ है, स्पष्ट है कि ये सत्ता पाने के लिए ये काम करते रहे। हमने तो पुलवामा पे भी सवाल उठाया था कि पुलवामा का आज तक सच उजागर नहीं हुआ और ऐसे ही जिस दिवस के रूप में वो मनाना चाह रहे हैं तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनसे सवाल करता हूँ आपके माध्यम से कि वो इसका सवाल दें कि जो विजय दिवस मना रहे हैं तो क्या वो 1000 किसान जो शहीद हुआ है उनका जवाब देंगे उन घरों पर जाकर? शुरू दिन से देश को नफरत में झोंक रहे हैं। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस केवल एक काम कर रही है, इस देश में नफरत और बांटने का काम, इसके अलावा कोई बात है? हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने और इस बार घमासान परचम के हवाले से हुआ है। घमासान परचम के हवाले से नहीं बल्कि घमासान इस बात को लेकर है कि दोनों पार्टियों के जरिए विनाश की और विकास की जो नई भारत का दावा किया जा रहा है उस बुनियाद को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के जरिए अगर पूरे मध्य प्रदेश में परचम कुशाई की बात की जाती तो शायद ये मामला नहीं होता, लेकिन सिर्फ उन सीटों पर हो रहा है जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, यानी 3067 पोलिंग बूथ पर। वहीं पर कांग्रेस इस बात का सवाल उठाया कि जब मध्य प्रदेश यानी पूरे मुल्क में किसान एहतजाज कर रहे हैं और 1000 के करीब किसानों की जो है कि शहादत हो चुकी है, मॉब लिंचिंग में न जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो ये विजय संकल्प ध्वज फहराया जा रहा है तो इसका माने क्या? बल्कि कांग्रेस ने तो आवाम से, वोटरों से अपील की है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएं तो उनको तिरंगा देकर उनका स्वागत करें, उनसे पूछें कि हुजूम तशद्दुद में जो लोग मारे गए हैं, हुजूम तशद्दुद में जिन लोगों का घर बर्बाद किया गया है, उनको लेकर जो है उनको बसाने को लेकर हुकूमत के पास कोई एजेंडा है या नहीं है, और किसानों की जो शहादत हुई है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एजेंडा क्या है, उनके दर्द किस तरह से वापस होगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यानी वज़ीर आला शिवराज सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी तबकात की विकास करती है और मध्य प्रदेश की तरक्की में जो भारतीय जनता पार्टी का किरदार है उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बल्कि शिवराज सिंह ने कांग्रेस के 50 साल हुकूमत और फिर कमलनाथ की 15 महीने की हुकूमत को विनाश की हुकूमत करार दिया है। नजर बिल्कुल मेहताब, और वहीं जिन 4 सीटों के हवाले से ये घमासान हो रहा है उनमें कौन सी पार्टी के दावे सही साबित हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों की बात करें, खंडवा जो पार्लिमानी सीट है, उसके अलावा पृथ्वीपुर है, रेगांव है, जोबट, ये जो 4 सीटें हैं, इन चारों सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। यहाँ पर पूरा इलेक्शन जो है, जहाँ पर बात शुरू की गई थी कि विकास के नाम पर होगा, लेकिन विकास के दावे और वादे तो हवा हो गए। यहाँ पर इल्ज़ाम की सियासत जारी है और एक दूसरे
पर जो इल्ज़ाम के जरिए सबकत ले जाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर अक़लियतों के मसाइल क्या हैं, किसानों के मसाइल क्या हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील कैसे किया जाएगा, लोगों को रोज़गार के मौके कैसे फराहम होंगे, तालीम के मौके कैसे फराहम होंगे, या कोरोना कहर में जो लोग तबाह हुए हैं, जिनको रोज़गार चले गए हैं, उनको रोज़गार से जोड़ने की बात कैसे होगी। दोनों पार्टियों के जरिए इस खाके पर बात नहीं हो रही है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। मारूफ फिल्म अदाकारा फारूक जाफ़र का इंतकाल हो गया है। ब्रेन हेमरेज की वजह से फारूक जाफ़र का इंतकाल हो गया है। आज बाद नमाज ज़ोहर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। फारूक जाफ़र के इंतकाल के साथ तहज़ीब और अदाकारी के एक रोशन बाब का खात्मा हो गया। आज बाद नमाज ज़ोहर लखनऊ के ऐशबाग वाक़ कब्रिस्तान में जज़्द खाकी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता शब ब्रेन हेमरेज होने के सबब लखनऊ के गोमती नगर में वाक़े रिहाइशगाह में इंतकाल हुआ था। 28 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। फारूक जाफ़र की पैदाइश 1933 में ज़िला जौनपुर तहसील शाहगंज के चकेसर गांव में हुई थी। फारूक जाफ़र ने उमराव जान से लेकर गुलाबो सिताबो तक कई फिल्मों में हमेशा याद रहने वाले किरदार अदा किए और विविध भारती से अपने करियर की शुरुआत करने वाली फारूक जाफ़र ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर तवील अरसे तक नुमाया और गैर मामूली खदमात अंजाम दी। आपको बता दें कि फारूक जाफ़र ने 90 की दहाई में दूरदर्शन नेशनल चैनल पर तहसीन मुनव्वर के तहरीर करदा अवधी तहजीब से जुड़े सीरियल यादों का सफ़र में दादी का कामयाब किरदार अदा किया था। सुगरा मेहदी के नॉवल परवाई पर मबनी सीरियल की हिदायत कश्मीरी हिदायतकार राबिया नाज़की ने दी थी। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।